लीजिए सुनिए महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से गैरीबाल्डी की कहानी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जोसेफ गैरीबाल्डी, जिसने इटली को गुलामी की गढ़े से निकाला, इतिहास के उन इने गिने महापुरुषों में है जो अपनी निस्वार्थ और साहस भरी देशभक्ति के कारण अखिल विश्व के उपकारक माने गए हैं। वो स्वाधीनता का सच्चा पुजारी था और जब तक जीता रहा केवल अपने देश और जाति को ही उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के यत्न में लगा रहा। अन्य दलित पीड़ित जातियों को भी अवनति के गर्त से निकालने की कोशिश करता रहा। गैरीबाल्डी का सा उदार और मानव सहानुभूति से भरा हुआ हृदय रखने वाले व्यक्ति इतिहास में बिरले ही दिखाई देते हैं। वो झोपड़े में पैदा हुआ, अपनी सच्ची देशभक्ति और देश सेवा के उत्साह की बदौलत सारे राष्ट्र का प्यारा बना और आज सारा सभ्य संसार एक स्वर से उसका गुणगान कर रहा है। इसमें संदेह नहीं कि उसमें कुछ कमजोरियां थीं। ऐसा कौन सा मनुष्य है जो मानव स्वभाव की दोष त्रुटियों से सर्वथा मुक्त हो, पर इन कमजोरियों से उसके यश और कीर्ति में तनिक भी कमी नहीं होने पाई। उसकी नेक नियति और निस्वार्थता पर कभी किसी को संदेह करने का साहस नहीं हुआ। वो चाहता तो उस लोकप्रियता की बदौलत जो उसे प्राप्त थी, धन वैभव की चोटी पर ही न पहुंच जाता, राजदंड और मुकुट भी धारण कर लेता, पर उसका अंतःकरण ऐसी स्वार्थमय कामनाओं से निर्लिप्त था। उसका यत्न सफल हो गया। इटली ने पराधीनता के जुए को उतार फेंका तो वो चुपचाप अपने घर लौट आया और दुनिया के झगड़ों से अलग होकर शेष जीवन खेतीबाड़ी में काट दिया। निस्संदेह गैरीबाल्डी का सा शौर्य और साहस रखने वाले और भी लोग दुनिया में हो गए हैं, पर जिस दुर्लभ गुण ने इटालियन जाति को सदा के लिए उसका ऋणी बना दिया है, वो है उसकी बेदाग नेक नियति और निर्मल निष्काम देशभक्ति। गैरीबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 ईस्वी में नाइस नामक नगर में हुआ। उसका बाप एक छोटे दर्जे का नाविक था जो दिनों के फेर के कारण गरीबी की हालत में दिन काट रहा था। हाँ, उसकी माँ बड़ी साध्वी सुशीला स्त्री थी। गरीबी वो बुरी बला है कि मनुष्य के बहुत से गुणों पर पर्दा डाल देती है, पर इस अर्थ कष्ट में भी ये महिला बड़े संतोष और शांति के साथ अपना जीवन निर्वाह करती थी। अच्छी माताओं की कोख से सदा ही सपूत जन्मे हैं। दुनिया के महान पुरुषों में से अधिकतर ऐसे हैं जिनके हृदयों में उनकी माताओं के गुणों ने ही सद्गुणों, सदुद्देशों और ऊंचे आदर्शों के बीज बोए। गैरीबाल्डी भी अपनी माँ के सद्गुणों से बहुत प्रभावित हुआ। वो खुद लिखता है, वो विशुद्ध प्रेम जो मुझे अपने देश के साथ है और जिसने मुझे अपने अभागे देशवासियों के दुख सुख का साथी बना दिया है, उसका बीज उस समय उगा था जब मैं अपनी गरीब माँ को गरीबों के साथ हमदर्दी दिखाते और दुर्दशाग्रस्तों पर करुणा करते हुए देखता था। मैं असत की पूजा करने वाला अंधविश्वासी नहीं हूं, पर मैं स्वीकार करता हूं कि कठिन से कठिन विपत्ति के समय जब समुद्र मेरे जहाज को जल समाधि देने पर तुला होता और उसे कागज की तरह उछालता होता था, या जब हवा की सनसनाहट की तरह बंदूकों की गोलियां मेरे कान के पास से सनसनाती हुई निकल जाती थी और मेरे सिर पर गोले ओले की तरह बरसते होते थे, मैं अपनी स्नेहमयी माता को अपने बेटे के लिए भगवान से विनती करते हुए देखता। मेरा वो साहस और वीरता जिस पर बहुतों को अचरज होता है, इस अटल विश्वास का ही फल है कि जब एक पुण्यशीला देवी स्वरूपा महिला मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रही है, तब मुझ पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। बचपन से ही गैरीबाल्डी की सहज निर्भीकता, स्वातंत्र प्रियता और दीन दुखियों के साथ सहानुभूति का परिचय मिलने लगा। 8 साल का भी न होने पाया था कि एक स्त्री को डूबते देखकर मर्दानगी के साथ नदी में कूद पड़ा और उसे काल के गाल से निकाल लाया। इसके कुछ साल बाद उसके कुछ मित्र नौका विहार कर रहे थे कि भयानक तूफान आ गया और नाव के जल निमग्न हो जाने की आशंका होने लगी। गैरीबाल्डी किनारे से ये अवस्था देख रहा था। तुरंत हिम्मत बांधकर पानी में कूद पड़ा और नौका को सकुशल किनारे लाया। उसके साहस और मानव सहानुभूति की सैकड़ों कथाएं लोगों की जबान पर हैं। यही गुण थे जिन्होंने बाद में उसे राष्ट्र का कर्णधार और उसके गर्व की वस्तु बना दिया। माँ बाप यद्यपि निर्धन थे, पर बेटे की बुद्धि की तीक्ष्णता को देखकर उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई। उनकी इच्छा थी कि वो वकालत का पेशा करे, पर एक ऐसे नवयुवक को जिस पर सैनिक और नाविक जीवन की धुन सवार थी,
मुकदमों के सबूत ढूंढने और पुरानी दीमकों की चाटी हुई नज़ीरें तलाश करने में तनिक भी दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने सार्डिनिया की जल सेना में नौकरी कर ली और कई साल तक उस चित्त की दृढ़ता और कष्ट सहिष्णुता का अभ्यास करता रहा जिसने आगे चलकर उसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में बड़ी सहायता की। इटली की दशा उन दिनों बहुत बिगड़ रही थी। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया के अत्याचारों से चीख चिल्ला रहा था। दक्षिण में नेपल्स की उलियोनों की धूम थी। मध्य देश में पोप ने अंधेर मचा रखा था और पश्चिम में पेडमांट के जोर जुल्म का चक्र चल रहा था। पर चारों ओर राष्ट्रीय जागृति के चिन्ह प्रकट हो रहे थे और युवकों के हृदयों में अपने देश को विदेशियों के उत्पीड़नों से मुक्त करने, इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करने और दुनिया के सम्मानित राष्ट्रों की श्रेणी में स्थान दिलाने की उमंगें उठ रही थीं। ये उत्साह केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित न था। साधारण जनता में भी आज़ादी का वो जोश पैदा हो चला था जिसने फ्रांस के प्रभुत्व का ताना बाना बिखेर दिया। देश प्रेमियों ने यंग इटाली यानी युवा इटली नाम की एक संस्था स्थापित कर रखी थी जिसका प्राण मेज़नी जैसा सच्चा देशभक्त था। अतः उद्देश्य सिद्धि के अनेक साधनों और उपायों पर विचार करने के बाद 1832 ईस्वी में ये निश्चय किया गया कि देश में राज्यों के विरुद्ध विप्लव कर दिया जाए और उसका आरंभ पेडमांट से हो। गैरिबाल्डी को ये समाचार सुनकर कब मन पर अधिकार रह सकता था। तुरंत नौकरी से इस्तीफा देकर मेज़नी की मदद के लिए जा पहुंचा। पर संभवतः मसाला पक्का न था। भंडा फूट गया और दल छिन्न भिन्न हो गया। मेज़नी तो गिरफ्तार हो गया, पर गैरिबाल्डी किसी तरह भाग निकला। पर उसकी बेचैन तबीयत को चैन कहाँ। सदा छिपे छिपे पत्रों और संदेशवाहकों के द्वारा आग भड़काता रहता था। 2 बरस बाद फिर एक दल तैयार किया, पर अब की खुद गिरफ्तार हो गया। सामयिक शासक ने प्राणदंड का अधिकारी ठहराया। अपने सत्संकल्पों के लिए शहीद होने का समय आ ही पहुंचा था कि प्राण रक्षा का उपाय निकल आया। भागकर फ्रांस पहुंचा और ट्यूनिस होता हुआ दक्षिणी अमेरिका में दाखिल हो गया। वहां उन दिनों कई जातियां स्वाधीनता के लिए अपने ऊपर शासन करने वाली शक्तियों से लड़ने को तैयार थीं। गैरिबाल्डी ने बारी बारी से उनकी सहायता की। छोटी छोटी सेनाएं लेकर बरसों तक जंगलों पहाड़ों में लड़ता भिड़ता रहा। उसकी पतिपरायणा पत्नी अनीता इस सारे क्लेश कष्ट में उसकी साथी थी। इस समय लड़ने भिड़ने में वो इतना व्यस्त रहता था कि 4 बरस तक एक दिन भी आराम से बिस्तर पर लेटना न नसीब हुआ। जब नींद दबाती तो घोड़े की पीठ पर सिर नीचा कर लेता। अधिक अवकाश हुआ तो वहीं जमीन पर लंबा हो जाता। इससे भी सराहनीय अनीता का धैर्य और दृढ़ता है जो पति की खातिर ये सारी विपत्तियां और क्लेश झेलती और शिकायत में मुंह से एक शब्द न निकालती। यद्यपि यंग इटाली और उसके अधिकतर सदस्य, जिनमें मेज़नी भी शामिल था, निर्वासन के कष्ट भोग रहे थे, पर उनके विचार गुप्त पर्चों आदि के द्वारा जनसाधारण के हृदयों में स्वाधीनता का प्रेम जगाते जाते थे। कई बार साधारण रूप में प्रकट होने के बाद अंत में 1848 ईस्वी में ये जोश भड़क उठा। कई नगरों में जनता ने आज़ादी के झंडे ऊंचे कर दिए। मिलान और जिनेवा में ऑस्ट्रिया की सेना ने हार भी खाई। पेडमांट के शासक शाह अल्बर्ट ने पहले तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध किए गए इस विप्लव को बड़ी कड़ाई से दबा देने की कोशिश की, पर जब उसमें सफल न हुआ और जनता का जोश घटता ही गया तो इस डर से कि कहीं उसकी प्रजा भी उपद्रव पर उद्यत न हो जाए, छिपे छिपे बागियों की मदद करने लगा। पोप ने भी इसी में भलाई देखी कि प्रजा का विरोध न किया जाए। इस विप्लव के दिल बढ़ाने वाले समाचार समुद्र को पार करके अमेरिका पहुंचे तो उस परदेश में पड़े हुए देशभक्त के हृदय में फिर देश सेवा की उमंग लहरें लेने लगी। उसके साथ उस समय 83 आदमियों से अधिक न थे। इसी छोटे से दल को लेकर वो स्वदेश के स्वाधीनता संग्राम में जूझने को रवाना हो गया। प्रस्थान के समय उन 83 आदमियों में से बहुतों की हिम्मत छूट गई और वे सोचने लगे कि कहाँ हम और कहाँ ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय राज्यों की संयुक्त शक्ति। अंत में केवल 56 आदमी बच रहे, पर गैरिबाल्डी का हौसला दबना जानता ही न था। उसका दृढ़ संकल्प तनिक भी विचलित न हुआ। उन्हीं 56 आदमियों और थोड़ी सी बंदूकों के साथ वो एक जहाज पर इटली के लिए रवाना हो गया। यहाँ जिस उत्साह और उल्लास से उसका स्वागत किया गया वो इस बात का प्रमाण था कि जाति में नवजीवन का संचार और सच्चे स्वाधीनता प्रेम का प्रसार हो गया है।
गैरिबाल्डी ने पहले पोप के दरबार में नौकरी की दरख्वास्त दी। उसने पोप के बारे में जो अफवाहें सुनी थीं उनसे उसको विश्वास था कि वो अवश्य मेरी सेवा स्वीकार करेगा और मुझे ऑस्ट्रिया वालों का सिर कुचलने का अच्छा मौका हाथ आएगा। पर पोप के सदुद्देश्यों की पोल बहुत जल्दी खुल गई। उसने गैरिबाल्डी को नौकर रखने से ही इनकार नहीं किया, कुछ ऐसी कार्रवाइयां भी की जिनसे प्रकट हो गया कि वो भी चोर चोर मौसेरे भाई ही हैं। यहां से निराश होकर गैरिबाल्डी ने पेडमांट के बादशाह के सामने अपनी तलवार पेश की। ये वही हजरत थे जिन्होंने पहले गैरिबाल्डी को बगावत की साजिश करने के अपराध में देश निकाली का दंड दिया था। पर अब जनता के भाव का विरोध करने में कुशल न देख खुले तौर पर ऑस्ट्रिया का विरोध आरंभ कर दिया था। पर संभवतः ये अधिकतर प्रजा को धोखे में डालने के लिए ही था। गैरिबाल्डी को यहां से भी कोरा जवाब मिला। इसी बीच जन विप्लव से भयभीत होकर पोप ने गेरुआ बाना उतार फेंका और रोम से भाग निकला। पोप के पलायन की खबर ज्यों ही मशहूर हुई कि निर्वासित देशभक्त अपने अपने गुप्त स्थानों से निकलकर रोम की ओर दौड़े और वहां एक पार्लियामेंट स्थापित हुई जो चंद रोजा होने के कारण अस्थायी सरकार कहलाती है। ये दिन इटली के इतिहास में बड़ा शुभ था। जनता खुशी से फूली न समाती थी। इस सरकार ने गैरिबाल्डी की सेवा सहर्ष स्वीकार की और वो स्वयं सेवकों का एक दल लेकर सीधा उत्तर की ओर चला। यहां अनेक अवसरों पर उसने साहस और वीरता के जो काम किए उन पर वीर से वीर सैनिक को गर्व हो सकता है। सतत सफलता से उसका यश और सम्मान दिन दिन बढ़ता गया। उसकी आदत शत्रु की शक्ति का अंदाजा करने की न थी और अपने साथियों की संख्या का भी वो कुछ ख्याल न करता। उसकी राजनीति ये थी कि जहां दुश्मन को सामने देखा और टूट पड़ा। इसमें वो तनिक भी आगा पीछा न करता। उसके आक्रमण में कुछ ऐसा बल होता था कि प्रायः सभी अवसरों पर उसकी युक्ति सफल हो जाती थी। अपने से 10 गुनी सेना को जो हरबे हथियार से लैस होती थी कितनी ही बार उसने अपने नौसिखिए अनुभवहीन रंगरूटों से हरा दिया। इसका कारण ये था कि उसके दल का एक एक आदमी राष्ट्रीयता के नशे में चूर होता था। मिलान की जनता ने ऑस्ट्रिया का जोरों से विरोध किया था, इसलिए वो खास तौर से ऑस्ट्रिया के कोप का भाजन बना हुआ था। गैरिबाल्डी उसकी रक्षा के यत्न में लगा हुआ था कि रोम से डरावनी खबरें आईं। मेजनी भी स्विट्जरलैंड से स्वदेश को लौट रहा था। मिलान में दोनों देशभक्तों का भरत मिलाप हुआ और दोनों साथ साथ रोम की ओर चले कि वहां पहुंचकर पार्लियामेंट का विधान बनाएं और देश को अव्यवस्था और अराजकता की मुसीबतों से बचाएं। रोम पर उस समय सब ओर से विपत्तियां टूट रही थीं। राष्ट्रीय सरकार के पांव अभी जमने न पाए थे कि एक ओर से नेपल्स के बादशाह और दूसरी ओर से बोनापार्ट की सेनाएं उसका गला घोंटने के लिए आ पहुंची। इसके सिवा पोप के जासूसों और पादरियों ने जनसाधारण के अंधविश्वास का लाभ उठाकर राष्ट्रीय सरकार की ओर से उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। गैरिबाल्डी इन सारी विरोधी शक्तियों का सामना करने के लिए तैयार था। पहले नेपल्स के बादशाह से उसकी मुठभेड़ हुई। उसके साथ 15,000 पक्के अनेक लड़ाइयां देखे हुए सिपाही थे। पर इस बड़ी सेना को उसने पलक मारते ही छिन्न भिन्न कर दिया और बहुत दूर तक पीछा करता चला गया। उसका विचार था कि नेपल्स पर चढ़ा जाए, पर फ्रांसीसियों के आ पहुंचने की खबर सुनकर लौट पड़ा। फ्रांसीसी सिपाही जो अफ्रीका के मैदानों से ताज़ा ताज़ा लौटे थे बड़ी दृढ़ता से लड़े और करीब था कि शहर में घुस पड़े। कितने में गैरिबाल्डी अपने 1000 स्वयंसेवकों के साथ आ पहुंचा और घमासान युद्ध के बाद 8,000 अनुभवी फ्रांसीसी सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। फ्रांसीसी जनरल ऐसा घबराया कि संधि की प्रार्थना की। गैरिबाल्डी इसके विरुद्ध था, क्योंकि वो जानता था कि शत्रु केवल कुमक की प्रतीक्षा करने के लिए मोहलत चाहता है। पर मेजनी ने सुलह कर लेना ही अधिक उचित समझा। आखिर इस अदूरदर्शिता का परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसियों ने धोखा देकर रोम पर कब्जा कर लिया और गैरिबाल्डी को बड़ी परेशानी के साथ वहां से भागना पड़ा। इस प्रकार पराजित होकर गैरिबाल्डी अपने पक्के साथियों के साथ, जो 1,500 के लगभग थे, ईश्वर का नाम ले चल खड़ा हुआ। उसकी पति प्राणा पत्नी भी उसके साथ थी। बहुत दिनों तक वो देश में मारा मारा फिरता रहा। साथी दिन दिन घटते जाते थे। न रक्षा का कोई सामान था, न हरबे हथियार का कोई प्रबंध। शत्रु उसकी एक एक हरकत की जांच पड़ताल किया करते थे और उसे इतनी मोहलत न देते थे कि जनता को भड़काकर कुछ करा सके। आज यहां है, कल वहां है,
नित्य ही शत्रु के धावे होते थे। गैरिबाल्डी के इस जीवन का वृत्तांत बहुत ही मनोरंजक कहानी है। सच है, स्वदेश की सेवा सहज काम नहीं है। उसके लिए ऊंचा हौसला, फौलाद की दृढ़ता, दिन रात मरने पिसने का अभ्यास और हर समय जान हथेली पर लिए रहने की आवश्यकता है। जब तक ये गुण अपने स्वभाव में समा न जाए, स्वदेश सेवा का व्रत लेना जबानी ढकोसला है। अंत में एक मौके पर ऑस्ट्रिया की सेना ने उसे घेर लिया कि कहीं से निकल भागने का रास्ता न दिखाई देता था। उसके साथियों ने जान बचाने का कोई उपाय न देख हिम्मत हार दी और लगभग 900 आदमियों ने हथियार रखकर शत्रु से प्राण भिक्षा मांगी। पर ऑस्ट्रिया की सेना का हृदय इतना कलुषित हो रहा था कि उसे इन अभागों की दशा पर तनिक भी दया न आई और उस रियासत के बदले जो युद्ध के नियमों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वालों पर की जानी चाहिए, उसने इन लोगों को कैद करके निर्वासित कर दिया। कितने ही के कोड़े भी लगवाए। गैरिबाल्डी के साथ कुल 300 आदमी थे। परीक्षा का समय बुरा होता है, पर उसकी दृढ़ता में तनिक भी अंतर न पड़ा और न तनिक भी डरा घबराया। उस छोटी सी सेना के साथ शत्रु के घेरे से लड़ता भिड़ता निकल पड़ा और उनकी पांतों को चीरता फाड़ता समुद्र के किनारे आ पहुंचा। यहां 15 नावें तैयार थीं। उनमें बैठकर वेनिस की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर गया था कि ऑस्ट्रिया के जहाज पीछा करते हुए दिखाई दिए और देखते देखते उसके साथ की 13 नावें उनके हाथ में पड़ गईं। केवल 2, जिनमें गैरिबाल्डी, उसकी पत्नी और कुछ साथी सवार थे, एक टापू के किनारे आ लगीं। यहां वो घटना घटित हुई जो गैरिबाल्डी के जीवन का सबसे अधिक करुण अध्याय है। बेचारी अनीता गर्भवती थी और दिन रात दौड़ते भागते फिरने के कष्टों से घबरा गई थी। थकावट और रोग की प्रबलता ने उसे चलने फिरने में भी असमर्थ बना दिया था। गैरिबाल्डी ने कोई उपाय न देख साथियों को छोड़ दिया और पत्नी को गोद में लेकर चला। 3 दिन के बाद उसने एक किसान का दरवाजा खटखटाया और पानी मांगा। अनीता को बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी, पर वो मौत की प्यास थी जो शरबत मर्ग के चखने ही से बुझी। गैरिबाल्डी उसके मुंह में पानी की बूंदें टपका रहा था कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गैरिबाल्डी के हृदय पर यह घाव आजीवन बना रहा, यहां तक कि अंतिम क्षण में भी अपनी प्यारी पत्नी ही का नाम उसकी जबान पर था। बहुत रोया पीटा, पर वहां रोने को भी अवकाश न था। दुश्मन करीब आ पहुंचा था। लाचार वहां से भागकर वेनिस पहुंचा और वहां से जिनेवा की ओर चला, पर कहीं अभीष्ट सिद्धि का कोई उपाय न दिखाई दिया। जिनेवा से ट्यूनिस होता हुआ जिब्राल्टर पहुंचा, पर यहां भी उसे चैन न मिल सका। सरकार उसके नाम से घबराती थी। यहां तक कि जिब्राल्टर में भी, जो अंग्रेजी अमलदारी है, उसे रहने की इजाजत न मिली। लाचार वहां से लिवरपूल, इंग्लैंड आया और वहां से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राह ली। वहां कोई और उद्यम न पाकर उसने एक ब्रिटिश साबुन के कारखाने में नौकरी कर ली। आश्चर्य है कि ऐसे ऊंचे विचार और आकांक्षा रखने वाले पुरुष की ऐसे छोटे धंधे की ओर क्यों कर प्रवृत्ति हुई। संभवतः जीविका की आवश्यकता ने विवश कर रखा होगा, क्योंकि उसकी आर्थिक अवस्था बहुत ही हीन हो रही थी। कुछ दिन यहां बिताने के बाद उसने एक जहाज की नौकरी कर ली और अरसे तक चीन, ऑस्ट्रेलिया आदि में नाविक का कार्य करता रहा। कई साल तक इस प्रकार भटकने के बाद एक बार न्यूकैसल आया। यहां जनता ने बड़े हर्षोल्लास से उसका स्वागत किया और एक तलवार और एक दूरबीन उसे भेंट की। उस अवसर पर किए गए भाषण के उत्तर में गैरिबाल्डी ने कहा, अगर तुम्हारे देश ग्रेट ब्रिटेन को कभी किसी सहायक की आवश्यकता हो तो ऐसा कौन अभागा इटालियन है जो मेरे साथ उसकी मदद करने को तैयार न हो जाए। तुम्हारे देश ने ऑस्ट्रिया वालों को वो चाबुक लगाया है जिसे वो कभी भूल न सकेंगे। अगर इंग्लैंड को कभी किसी जायज मामले में मेरे शस्त्रों की आवश्यकता पड़े तो मैं उस बहुमूल्य तलवार को, जो तुमने मुझे उपहार रूप में दिया है, बड़े गर्व के साथ म्यान से बाहर करूंगा। पेडमंट के राज्य में अब शांति स्थापित हो चुकी थी, इसलिए गैरिबाल्डी ने कचरेरा नामक टापू खरीद लिया और उसे बसाकर खेती का धंधा करने लगा। खेती की पैदावार को आसपास के बाजारों में ले जाकर बेचा करता था। वो तो यहां बैठा हुआ खेतीबाड़ी में उत्साह से लग रहा था, उधर इटली की अवस्था में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। यहां तक कि ऑस्ट्रिया के अत्याचारों से उबकर पेडमांट की सरकार ने फ्रांस की सहायता से उसके साथ युद्ध की घोषणा कर दी। अब गैरिबाल्डी की आवश्यकता अनुभव की गई और प्रधानमंत्री केयूर ने
अप्रैल 1839 ईस्वी में उसे देश की सहायता करने को निमंत्रित किया। गैरिबाल्डी तुरंत अपने शांति कुटीर से निकल पड़ा। छोटे बड़े सबके हृदयों में उसके लिए इतना आदर था और वो अपनी नीयत का इतना सच्चा और भला था कि दूसरे सैनिक अधिकारी जो इस विप्लव से स्वार्थ साधन करने के फेर में थे उससे बुरा मानने लगे। परंतु नवयुवक नरेश विक्टर इमानुएल ने, जो गैरिबाल्डी के गुण स्वभाव से भली भांति परिचित था, उससे कहा, आप जहां चाहे जाएं, जो चाहे करें, मुझे केवल इस बात का दुख है कि मैं मैदान में आपकी बगल में रहकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता। इस प्रकार बादशाह की यथामति कार्य करने का अधिकार पाकर गैरिबाल्डी ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उन छोटी छोटी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू किया जो इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखती। उसके साथ 17,000 आदमी थे और ये सब नवयुवक स्वयंसेवक थे जिन्होंने देश हित पर अपने प्राणों को उत्सर्ग कर देने का संकल्प कर लिया था। उनकी सहायता से उसने कितनी ही लड़ाइयां मारी, कोमो और बरगांव छीन लिया और अंत में उत्तर इटली से शत्रु को निकाल बाहर किया। उधर पेडमांट और फ्रांस की संयुक्त सेना ने भी ऑस्ट्रिया वालों को कई मार्कों में हराया और लुम्बार्डी छीन लिया, पर जीतों का ये सिलसिला अधिक दिन न चलने पाया। सम्राट नेपोलियन ने पेडमांट का बल अधिक बढ़ते देख लड़ाई बंद कर देने का हुक्म दिया। ऑस्ट्रिया ने अभी मौका गनीमत जाना और कुछ देर दम ले लेना मुनासिब समझा। गैरिबाल्डी शुरू से कहता आता था कि राष्ट्र बाहरी शक्तियों की सहायता से कभी स्वाधीनता नहीं प्राप्त कर सकता। वो फ्रांस की सहायता स्वीकार करने के एकदम विरुद्ध था, पर पेडमांट सरकार ने उसकी सलाह के खिलाफ काम किया था और अब उसे अपनी अदूरदर्शिता का फल भुगतना पड़ा। उस समय थोड़े ही दिनों तक लड़ाई और जारी रहती तो इटली से ऑस्ट्रिया की सत्ता की जड़ उखड़ जाती, पर लड़ाई बंद हो जाने से उसे फिर शक्ति संचय का अवसर मिल गया। अंत में गैरिबाल्डी ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया, पर शाह इमानुएल ने ऐसे नाजुक वक्त में उसका इस्तीफा मंजूर करना मुनासिब न समझा। अतः गैरिबाल्डी ने अपने ही स्वयंसेवकों से स्वतंत्र रूप में युद्ध जारी रखने का जिम्मा लिया, पर उस पर चौतरफा से प्रत्यक्ष रूप में ऐसे दबाव पड़ने लगे कि अंत में हताश होकर उसने फिर इस्तीफा दे दिया और अब की बार वो स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि राष्ट्र ने इसका प्रबल विरोध किया, पर स्वाधीनता के पुजारी और स्वदेश के सच्चे प्रेमी से कब चुप बैठा जाता था। लेखों और भाषणों से वो जनता को स्वाधीनता प्राप्ति के लिए उभारता रहता था। गुप्त रूप से वितरित पर्चों और पुस्तकों के द्वारा उसके राष्ट्रीय भाव उत्तेजित किए जाते। बराबर घोषणाएं प्रकाशित की जाती थीं, जिनमें उद्देश्य सिद्धि के साधनों और उपायों पर जोरदार शब्दों में बहस की जाती थी। गैरिबाल्डी का मत था कि जब तक देश में 10 लाख बंदूकें और 10 लाख निशानेबाज न हो जाएंगे, राष्ट्र स्वाधीन न हो सकेगा। इन घोषणाओं का प्रभाव अंत में ये हुआ कि अमेरिका वालों ने सहायता रूप में 24,000 बंदूकें एक जहाज में लदवाकर गैरिबाल्डी के पास भेजी। कई हजार नौजवान अपनी को राष्ट्र पर कुर्बान कर देने को तैयार हो गए और गैरिबाल्डी 2,000 जवानों को लेकर सिसली की ओर चला। यहाँ नेपल्स के बादशाह ने प्रजा को सता विप्लव के लिए तैयार कर रखा था। इन उत्पीड़ितों ने ज्यों ही सुना कि गैरिबाल्डी उनकी सहायता को आ रहा है, अपनी अपनी तैयारियों में लग गए और बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। मसाला तैयार था ही, गैरिबाल्डी ने आते ही आते प्लरमो पर ऐसा जोर का धावा किया कि शाही फौज किलाबंद हो गई और उसने प्राण भिक्षा मांगी। जनता का उस पर ऐसा विश्वास था कि उसने उसे अपना उद्धारक मानकर सिसली के अधिनायक की उपाधि दी। शाह इमानुएल पहले ही से इस युद्ध के विरुद्ध थे। इस डर से कि नेपल्स नरेश ऑस्ट्रिया से मेल करके कहीं हमारे मुल्क पर हमला न कर बैठें, इस विजय का समाचार मिला तो गैरिबाल्डी से अनुरोध किया कि अब आप नेपल्स सरकार को और ज्यादा हैरान न करें, जिसमें वो संयुक्त इटली का अंग बन सके। पर गैरिबाल्डी ने अपनी राय न बदली। पहले तो उसने सिसली की शाही फौज को निकाला, फिर इटली के दक्षिण समुद्र तट पर उतर पड़ा। इसकी खबर पाते ही चारों ओर से जनता उसके दल में सम्मिलित होने के लिए टूटने लगी, मानो उसी की प्रतीक्षा में थी। अधिकतर स्थानों में नई अस्थायी सरकारें स्थापित हो गईं और 31 अगस्त को जनता ने उभय सिसली के अधिनायक यानी डिक्टेटर की उपाधि, जो नेपल्स नरेश को प्राप्त थी, गैरिबाल्डी को प्रदान कर दी। फ्रांसिस के होश उड़ गए। गैरिबाल्डी के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी, पर 3 लड़ाइयों में से एक का भी परिणाम उसके लिए अच्छा न हुआ। 8 सितंबर को गैरिबाल्डी नेपल्स में दाखिल हुआ। इसके दूसरे दिन विक्टर इमानुएल वहां का बादशाह घोषित किया गया और सारे राज्य की प्रजा की सहमति से
सिसिली और नेपल्स दोनों पेडमांट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। राष्ट्र की इस महत्वपूर्ण सेवा के बाद, जो उसके जीवन का आधा कार्य कहा जा सकता है, गैरिबाल्डी ने अपनी सेना को तोड़ दिया और अपने जजीरे को लौट आया। अब केवल रोम और वेनिस वो स्थान थे जो अभी तक पोप और ऑस्ट्रिया के पंजे में फंसे हुए थे। 2 साल तक वो अपनी शांति कुटीर में बैठा हुआ इन उत्पीड़ित लोगों में स्वाधीनता के भाव भरता रहा। अंत में उसकी कोशिशों का जादू चल गया और वेनिस वाले भी स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयास के लिए तैयार हो गए। अब क्या देर थी। गैरिबाल्डी तुरंत चुने हुए वीरों की छोटी सी सेना लेकर चल खड़ा हुआ, पर विक्टर एमानुएल को उसकी ये धृष्टता बुरी लगी। प्रधानमंत्री केयूर के मर जाने से उसके मंत्रियों में कोई वीर साहसी पुरुष न रह गया था। सब के सब डर गए कि कहीं ऑस्ट्रिया वाले हमारे पीछे न पड़ जाएं। इसलिए गैरिबाल्डी को रोकने के लिए सेना भेजी। वो अपने देशवासियों से लड़ना न चाहता था। जहां तक हो सका बचता रहा, पर अंत में घिर गया और युद्ध अनिवार्य हो गया। संभव था कि वो यहां से भी साफ निकल जाता, पर कई ऐसे गहरे घाव लगे कि लाचार हो घर लौट आया और कई महीने तक खाट सेता रहा। सन 1864 ईस्वी में गैरिबाल्डी इंग्लैंड की सैर को गया। यहां जिस धूमधाम से उसका स्वागत किया गया, जिस ठाठ से उसकी सवारी निकली, सम्राटों के आगमन के अवसरों पर भी वो मुश्किल से दिखाई दे सकती है। जो भीड़ गली कूचों और खास खास जगहों पर उसके दर्शन के लिए इकट्ठी हुई, वैसा जनसमुद्र कभी देखने में नहीं आया। यहां वो 10 दिन तक रहा। सैकड़ों संस्थाओं ने मानपत्र दिए, कितने ही नगरों ने तलवारें और उपाधियां भेंट की। 22 अप्रैल को वो फिर अपने जजीरे को लौट आया। इसी बीच ऑस्ट्रिया और प्रशिया में युद्ध छिड़ गया। गैरिबाल्डी ने शत्रु को उधर फंसा देखकर अपनी उद्देश्य सिद्धि के उपाय सोच लिए। 11 जून 1866 ईस्वी को वो अचानक जिनेवा में आ पहुंचा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विप्लव खड़ा कर दिया। पर पहली ही लड़ाई में उसकी रान में ऐसा गहरा घाव लगा कि उसके योद्धाओं को पीछे हटना पड़ा। घाव भर जाने के बाद उसने कोशिश की कि फ्रांस के राज्य में चला जाए और उधर से शत्रु पर हमला करे, पर ऑस्ट्रिया की सेना ने यहां उसे फिर रोका और बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जिसमें विपक्ष ने करारी हार खाई। चूंकि ऑस्ट्रिया के लिए अकेले प्रशिया से ही निपटना आसान न था, इसलिए दक्षिण के युद्ध की अपेक्षा उत्तर की ओर ध्यान देना उसे अधिक आवश्यक जान पड़ा। अतः सुलह की बातचीत होने लगी और युद्ध की शुभ समाप्ति हुई। सुदीर्घ काल के बाद वेनिस वालों की कामना पूर्ण हुई और वो भी इटली का एक प्रांत बन गया। 1867 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने फिर रोम पर हमला करने की तैयारियां शुरू की। इटली सरकार ने उसके रास्ते में बहुत रुकावटें डालीं और उसे कैद भी कर लिया, पर वो इन सब विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ अंत में फ्लोरेंस में आ पहुंचा। इटली में अब पोप ही का राज्य ऐसा खंड रह गया था जहां राष्ट्रीय शासन न हो, और गैरिबाल्डी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक कि वो इटली की एक एक अंगुल जमीन को विदेशी शासन से मुक्त न कर ले। यद्यपि उसने 2 बार रोम को पोप के पंजे से निकालने का महाप्रयत्न किया, पर दोनों बार विफल रहा। ज्यों ही उसके फ्लोरेंस में आ पहुंचने की खबर मशहूर हुई, जनता में जोश फैल गया और कुछ ही दिनों में स्वयंसेवकों की खासी सेना उसके साथ हो गई। पोप की सेना भी तैयार थी। युद्ध आरंभ हो गया और यद्यपि पहली जीत गैरिबाल्डी के हाथ रही, पर दूसरी लड़ाई में फ्रांस और पोप की खातिर तोप बंदूक का सामना करता है और उसे प्रशिया के पंजे में पड़ने से बचा लेता है। फ्रांस और प्रशिया में संधि हो जाने के बाद गैरिबाल्डी अपने घर लौट आया और चूंकि जाति को अब उसकी सामरिक योग्यता की आवश्यकता न थी, इसलिए अपने कुटुंब के साथ शांति से बुढ़ापे के दिन बिताने लगा। पर इस अवस्था में भी देश की ओर से उदासीन न रहता था, किंतु उसके शिल्प और उद्योग की उन्नति के उपाय सोचने में लगा रहता था। 1875 ईस्वी में वो बाल बच्चों के साथ रोम की यात्रा को रवाना हुआ। यहाँ जिस ठाट से उसका स्वागत हुआ वो दुनिया के इतिहास में बेजोड़ घटना है। जब वो यहाँ से वापस चला तो 20,000 आदमी पैदल राष्ट्रीय गीत गाते बजाते उसे विदा करने आए। उसके सारे जीवन में आत्मत्यागों के बदले में यही एक दृश्य पर्याप्त था। गैरिबाल्डी का शेष जीवन कपरेरा में व्यतीत हुआ। यहाँ वो अपने बाल बच्चों के साथ शांति से जीवन यापन करता रहा। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई थीं, स्वास्थ्य और बल भी विदा हो चुका था, परंतु श्रम से कुछ ऐसा सहज प्रेम था कि अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ करता रहा।
और जब सब शक्तियां जवाब दे चुकी तो बैठा उपन्यास लिखवाया करता। अंत में 2 जून 1882 ईस्वी में थोड़े दिन बीमार रहकर इस नश्वर जगत से विदा हो गया और एक ऐसे महापुरुष की स्मृति छोड़ गया जो स्वदेश का सच्चा भक्त और राष्ट्र का ऐसा सेवक था जिसने अपने अस्तित्व को उसके अस्तित्व में निमज्जित कर दिया था और जो न केवल इटली का किंतु अखिल मानव जाति का मित्र और हितचिंतक था। आज इसका नाम इटालियन जाति के एक एक बच्चे की जबान पर है। उसके साहस, उदारता, ऊंचे हौसले और सौजन्य की सैकड़ों कथाएं साधारण चर्चा का विषय हैं। शायद ही कोई शहर हो जिसने उसकी प्रतिमा स्थापित कर अपनी कृतज्ञता का परिचय न दिया हो, पर उसकी कार्यावली का सबसे बड़ा स्मारक वो विस्तृत राज्य है जो आल्प्स पर्वत से लेकर सिसली तक फैला हुआ है और वो राष्ट्र है जो आज इटालियन के नाम से प्रसिद्ध है। अभी आप सुन रहे थे महापुरुषों की जीवनी पर आधारित प्रेमचंद के कलम तलवार और त्याग संग्रह में से गैरिबाल्डी की कहानी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।